नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मणिपुर में पहले से भी हालात बदतर से बदतरीन हो गए हैं। हद ये हो गई है कि इस तरह के आपातकालीन हालात हैं कि पूरे राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया या अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यानी एक ऐसे हालात जिसमें कि राज्य सरकार के लिए लगभग नामुमकिन हो रहा है हालात पर कंट्रोल पाना, और इसीलिए वहाँ पर अलग से सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब जो मामला आया है वो 2 स्टूडेंट्स के मर्डर के बाद, ये दोनों स्टूडेंट्स जो थे, 2 छात्र, एक उसमें मेल है एक फीमेल है, दोनों जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक में ये लापता हो गए थे। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि इन दोनों का कत्ल कर दिया गया है, इन दोनों की हत्या हो गई है। इसके बाद से लोग सड़कों पर आ गए इम्फाल में और वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटरनेट सिर्फ 2 दिन के लिए इंटरनेट खोला गया था और बहाल किया गया था। कई महीने गुजर जाने के बाद अब फिर से इंटरनेट 1 अक्टूबर तक के लिए वहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था इम्फाल में, ये चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हैं उनके घर की तरफ भी भीड़ आगे बढ़ने लगी और उसके बाद से तमाम हालात पर काबू पाने के लिए सब किया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हालात पर काबू पाना क्या वाकई ये सही फ्रेज़ है। ये इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि मणिपुर में हालात काबू में हैं या नहीं। 150 दिन गुजर जा रहे हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके जो भक्तगण हैं वो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था उन्होंने, चूंकि वहां से जो भारतीय छात्र थे उनको वापस आना था रूस से। और ऐसे प्रधानमंत्री जो जाके कहते हैं उनकी पार्टी के नेता कि घर में घुस के मारेंगे, जाके उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान में। ऐसे में मणिपुर में 1, 2, 4, 6 दिन नहीं बल्कि 150 दिन से लगातार हिंसा जारी है, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 150 दिनों से जो तमाम तरह के विपक्षी दल हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, यानी सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, चाहे उसमें पत्रकार हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो जाकर वहाँ से रिपोर्ट लेकर आए हैं। राहुल गांधी वहाँ पर गए हैं, तमाम तरह के विपक्ष के लोग जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को समय ही नहीं है, वक्त नहीं है देखने का कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ उनकी जय जयकार हो रही है, मोदी है तो मुमकिन है। G20 में पूरी दुनिया के नेता आकर यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम करके गए, जहाँ पर उनकी हजारों तस्वीरें लगीं, तमाम तरह के बोर्ड लगाए गए, बिलबोर्ड्स लगाए गए जिसमें मोदी मोदी की तस्वीरें, उन्हीं के नारेबाजी हुई। लेकिन मणिपुर में यहाँ पर कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर बेघर हैं। लोग अपने जो सामान्य उनकी दिनचर्या है उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। यहाँ 2 बच्चों के, 2 स्टूडेंट्स के जो उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं उसके बाद से जिस तरह के हालात हो रहे हैं, ऐसे वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि एक पूरे राज्य को युद्ध का, जंग के मैदान में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब CBI की विशेष जो टीम है वो इसकी जांच करेगी, ये बताया जा रहा है। 26 सितंबर का जब ये मामला सामने आया है, जुलाई का ये मामला था, 26 सितंबर को ये मामला सामने आया है। जिन 2 लापता स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, हमारे संवाददाता याकूत ने इस पर रिपोर्टिंग भी की थी इन दोनों के बारे में। तो इसके बाद अब मसला ये हो रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, चाहे आप आंसू गैस के गोले छोड़ें या लाठीचार्ज करें जो इस मामले पे हुआ है, आप सिर्फ भीड़ को उस वक्त तितर बितर कर सकते हैं, अपने घरों में वापस भेज सकते हैं, लेकिन हालात आखिर कब सामान्य होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब बताया जा रहा है कि जो वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस हालात पर काबू नहीं पा रहा है, इसलिए सशस्त्र बलों की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप ये देखिए कि पूरे तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन PM के जाने के लिए वहाँ समय क्यों नहीं है, जायज़ सवाल है, पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग। लेकिन इसके अलावा अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया और अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, इस बारे में ये जो अधिसूचना जारी हुई है ये बता रही है कि मणिपुर के राज्यपाल 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करने की मंजूरी देते हैं। ये सरकार की अधिसूचना आई है। ये फैसला फिलहाल 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने की अवधि तक के लिए प्रभावित होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंटरनेट पहले खोला गया और फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार, अब ये देखिए कि फिर से चुनाव आ गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर, तेलंगाना चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री कहेंगे आपको अगर डबल इंजन की सरकार चाहिए तो आप हमें इलेक्ट कीजिए। ये तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर और केंद्र में दोनों जगहों पर, और ये डबल इंजन की दोनों इंजन कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी इंजन काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में फिर से मसरूफ हो जाएंगे प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में। फिर से उन्होंने जाके मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोलना शुरू कर दिया है। अलग अलग उनकी पार्टी के नेता वहां पर बोल रहे हैं, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि मणिपुर के हालात पर काबू पाने की कोशिश करें। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे संवाददाता याकूत अली मौजूद हैं, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार कई दिन मणिपुर में गुजार कर आए हैं, जो मुख्यधारा की मीडिया है उसके बहुत कम पत्रकारों में से एक हैं। और साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता जो मणिपुर से आते हैं, बबलू लोइटंगबम, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से बातचीत करके हम हालात को समझने की कोशिश करते हैं। याकूत, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे कर सकूं, ये बताइए कि जब आपने जुलाई के महीने में, मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये रिपोर्ट फाइल की थी इस पूरे मुद्दे पर, जो कि अब निकल के आया है सामने, जबकि इंटरनेट खुला, लोगों को पता चला इन दो जो युवा लोग हैं उनकी हत्या के बाद, ये मुझे बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त में, जबकि पहले से ही हम देख रहे हैं हर तरफ खून खराबा है। सिर्फ इस बात के बाहर आ जाने से लोग इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, आपको पहले ये समझना होगा कि ये बच्चे जो है 6 जुलाई को गायब होते हैं। ये गायब होते हैं ठीक 2 दिन बाद, जब मणिपुर की सरकार स्कूल्स को रीओपन कर देती है। उसके बाद बच्चे अपने स्कूल कोचिंग्स की तरफ जाने लगते हैं और 2 दिन बाद ये बच्चे गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। शुरुआत में जो उनके परिवार के लोग हैं वो ये समझते हैं कि दोनों बच्चों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके बाद उनकी खबर 1 महीने तक नहीं मिलती है और उनको फिर भी ये उम्मीद रहती है कि एक दिन पुलिस उनका पता लगा लेगी। जब मेरे जो हेमंजीत है उनके पिता से बात हुई थी ग्राउंड पे, जब मैं मौजूद था, तो उनके पिता ने कहा था कि पुलिस को बच्चों की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। पता ऐसे चल गया है क्योंकि हेमंजीत का जो सिम कार्ड है जो निकाला जाता है उसके फ़ोन से और उसमें नया सिम कार्ड डाला जाता है। लेकिन पुलिस जो लोकेशन होती है वहाँ जाने से इनकार कर देती है, ये कहकर कि वहाँ जाएँगे तो हिंसा भड़क जाएगी। ये उनके पिता ने हमें बताया। ये वीडियो रिपोर्ट भी वायर पर मौजूद है और इसकी टेक्स्ट रिपोर्ट भी मौजूद है। दूसरा, ये जो चीज़ें हैं अभी इसलिए निकल कर सामने आ रही हैं, हमें ये भी देखना होगा कि इंटरनेट वहाँ पे शुरू हो जाता है 140 दिन के बाद। वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहता है, फिर इस तरीके से विजुअल्स वायरल होने लगते हैं। तो अब सरकार को शायद ये डर लगने लगा होगा कि 30 से ज़्यादा लोग जो हैं, जो गायब हो गए हैं, तमाम लोगों का पता ही नहीं है कि कहाँ गए। लोग कई बार चीफ मिनिस्टर से मिल चुके हैं, गवर्नर से मिल चुके हैं, अपने एमएलए से मिल चुके हैं कि हमारे लोगों को वापस, कम से कम उनकी बॉडी ही वापस आ जाए, लेकिन उनका पता नहीं चलता है। तो शायद कहीं न कहीं ये भी रीज़न है कि सरकार को अब ये भी लगने लगा है कि इंटरनेट जब चलता रहेगा तो ऐसे और विजुअल सामने आ जाएँगे। जी हाँ। बबलू लोइटंग जी, ये बताइए, लोइटंग बम जी, ये मुझे बताइए कि फ़िलहाल, माफ़ कीजिएगा आपका नाम ठीक से शायद मैं नहीं ले पा रही हूँ, मुझे ये बताइए फ़िलहाल के जो ताज़ा हालात नज़र आ रहे हैं, 150 दिन के बाद भी बहुत मुश्किल हो रहा है भारत के बाकी हिस्सों को ये समझ पाना कि आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो कि एक इंसाइडर भी है, आप बाहर से भी देख पा रहे हैं मणिपुर को और आप वहाँ से भी आपका संबंध है, आप फ़िलहाल जो ताज़ा हालात हैं उन्हें कैसे बयान करेंगे? देखिए, तो ये भी ये जो वीडियो या फोटोज जो निकले हैं, हमारे ख्याल से तो जितना भी फोटो है सब बाहर निकालना जरूरी है। इंटरनेट सप्रेस करके थोड़ा सा शांत नजर आने में दोबारा एक फोटो आएगा और माहौल गंभीर हो जाएगा। ऐसा ही करते रहेगा तो मतलब मणिपुर में सच्ची बोलने का और उसको सच को फेस करने का एक हिम्मत होना चाहिए। बिना ये हिम्मत का हम इंटरनेट शट करते रहेगा। अभी आज से दोबारा इंटरनेट शट हो गया, मतलब कल से ही जब तक घटना ये लिया निकला ये हुआ। और जब तक वो जो न्यूड पैरेडिंग का वीडियो निकला, दोबारा उसमें प्रॉब्लम आ गया। ये इंटरनेट शट नहीं किया तो ये सब वीडियो उसी टाइम ही आने में, मई जून में जब तक हुआ था उसी में आने में मामला खत्म हो जाता। तो अभी धीरे धीरे ऐसा मतलब एक फोटो आने में, एक वीडियो आने में दोबारा सिचुएशन खराब होगा। तो
और इंटरनेट बंद करते जाएगा तो ये मामला तो अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से खुले आम पे जो हो गया उसको हमको उसका हिम्मत होना चाहिए, इसको लेने का, और इसको कैसा डील किया जाए वो सोचना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम पुटिंग अंडर द कारपेट करके सबको दबा के रखेगा तो वो माहौल अच्छा नहीं होगा। और मणिपुर में ये क्या हो रहा है, सबका एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो वैसा चुराचांदपुर में पॉपी फ्लावर्स का एग्जीबिशन होने वाला है बहुत ही जल्दी, और अभी पॉपी का हार्वेस्टिंग सीजन आ गया। नवंबर में चुराचांदपुर में करेगा, साइकुल में फरवरी में करेगा। लोगों का सोच ये है और मणिपुर में ये बोल रहे हैं कि जब तक ये हार्वेस्ट नहीं होगा, और ये बहुत पैसों का बात है, 50,000 करोड़ लगा दिया उसमें लगभग आईबी के मुताबिक, और मणिपुर का बजट है सिर्फ 37,000 करोड़। तो मणिपुर का बजट से ज्यादा अभी हार्वेस्ट होने वाला है। तो जब तक हार्वेस्ट नहीं होगा ये स्टैंड ऑफ खत्म नहीं होगा, ये सब साफ साफ बोल दिया। क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो इस हार्वेस्ट से मतलब फायदा उठाएगा, ये लोग ये नहीं चाहता है कि ये सिचुएशन जो है डिफ्यूज हो जाए वो हार्वेस्ट से पहले। तो हमारा माहौल ये है कि मणिपुर में वैसा हिंसा तो चल रहा है और धीरे धीरे सबको दबा रहे हैं, और बीच में जो बेनिफिट हो रहा है यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट से, अभी तो क्योंकि अभी इलेक्शन का भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, इसीलिए ब्लैक मनी का बहुत जरूरी है। जो जी हाँ बबलू जी, इससे पहले कि आप मिस्टर बबलू, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आपके सवाल से जवाब से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो आपकी इस बात से मैं सीमित रूप से, लिमिटेड रूप से मैं सहमत हूँ कि इंटरनेट खोल देना जाहिर है किसी भी लोकतंत्र में, और जहाँ पर बोलने की आज़ादी की हम बात करते हैं, हमारा बुनियादी अधिकार है, इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये हिंसा का जो कुचक्र है, ये साइकिल ऑफ वायलेंस लगातार चल रहा है, तो अगर इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि जितनी ज़्यादा हिंसा की, वायलेंस की खबरें बाहर आएंगी, जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, एक समुदाय के प्रति दूसरा समुदाय भड़क जाएगा, दूसरे समुदाय को पता चलेगा, वो समुदाय भड़क जाएगा। तो क्या अगर इसको ह्यूमन राइट्स नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो आपको नहीं लगता कि अभी देखिए 4 दिन के लिए इंटरनेट खोला तो फिर से जो हालात थे बैक टू स्क्वायर वन पहुँच गए हैं? याकूत कह रहे हैं कमोबेश ऐसा ही लगता है, जैसा कि मई के महीने में हो रहा था वैसा अब सितंबर के महीने में फिर से दिख गया है। तो दूसरी क्या उपाय है आप बताइए? जो सच्ची में हुआ है उसको कितने दिन आप दबा के रखेगा इंटरनेट शट करके? जो हो गया उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हो तो हो गया तो हो गया, हमको उसको टू एक्सेप्ट इट। ये दबा के रखेगा और 1 साल के बाद ये निकल आएगा, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगा। ये ऐसा तो क्या होने के लिए तो आपको लगता है कि अगर खबर बाहर नहीं आती तो इससे क्या रिटेलिएशन से बचा जा सकता है, खून खराबा कुछ कम हो सकता है, या आप समझते हैं इसका हल नहीं है ये? नहीं, मेरा ख्याल से ठीक तरफ से मैनेज करने में, आप कल का वीडियो देखे तो ये स्टूडेंट लोग एकदम शांतिपूर्ण से रैली चल रहा था। आप इसका राइट टू प्रोटेस्ट को ठीक से व्यवहार करें और उसका फुल मतलब फ्रीली नॉन वायलेंटली जाने देते तो इतना गंभीर नहीं होगा। तो ये बच्चे लोग को, ये लिटिल गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स को, उसको आप टीयर गैस सेल कर रहे हैं, मॉक बॉम्ब शूट कर रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में, तो ये तो डिलिबरेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना आपका जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जी हाँ मिस्टर बॉबी, इसके अलावा आपने दूसरी एक अहम बात कही थी कि जब तक ये हिंसा नहीं थमेगी, आपने जो पॉपी हार्वेस्ट के बारे में कहा था, हम अफीम की खेती मेरे ख्याल से कह सकते हैं इसको, कि इसका वायलेंस से क्या कनेक्शन है? देखिए, पूरा ये वायलेंस का अंडरलाइंग फैक्टर जो है, द एलिफेंट इन द रूम इज द पॉपी इकोनॉमी। इस पॉपी इकोनॉमी को कैसा सस्टेन किया जाए, कैसा इसको मतलब हार्वेस्टिंग में डिस्टर्ब ना हो जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट का एनालिसिस में ये 50,000 करोड़ का इकोनॉमी का अंडरलाइंग फैक्टर्स जो है
वो जुड़ेगा नहीं तो कोई भी इसका मीनिंग नहीं निकलेगा. The whole conflict, to my understanding, is basically because certain people in very powerful position, state as well as non-state, are benefiting out of it. And one of them is the immediate benefit is the poppy economy, and that is why now the tensions are now going from the periphery to Imphal now. क्योंकि इम्फाल में ज्यादा एंगेज करते रहेगा लोग, उसमें ध्यान नहीं देगा, तो अभी पॉपी हार्वेस्टिंग सीजन हो रहा है, तो अभी हार्वेस्टिंग आराम से हो जाएगा, किसी को आने नहीं देगा वहां पे. और टेंशन अभी इम्फाल में अभी शुरू हो गया. ये मेरे ख्याल से तो डिलिबरेटली किया गया है, क्योंकि ये पॉपी हार्वेस्टिंग आराम से विदाउट डिस्टर्बेंस होने के नाते. जी हाँ, याकूत मुझे बताइए फ़िलहाल की जो ज़मीन पे हालात हैं वो, जैसे आप पहले आप गए मई के बाद, उसके बाद जुलाई में आप दोबारा गए, आपने, मैं कहूँगी एक तरह से बड़ी बहादुरी से जान पर खेल कर रिपोर्टिंग की, बिल्कुल आपके सर के ऊपर से बंदूक की गोली होके गुजरी। वो हालात जो आप देख रहे थे और अब जो देख रहे हैं आप सितंबर के महीने में, क्या फ़र्क है और आपकी नज़र में ये यहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं हालात? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ मिस्टर बबलू से कि जो इंटरनेट है उसको कब तक आप शट डाउन करेंगे? जो सच्चाई है वो नज़र के सामने है, वो 4 लोग देख पा रहे हैं या 4000 देख पा रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? इसको समझने के लिए हमें मई से बात करनी होगी. जब मई में मैं वहाँ पर मणिपुर में मौजूद था और 29 तारीख को, अगर मैं तारीख गलत नहीं बता रहा हूँ, तो अमित शाह जी का वहाँ पे दौरा था और एयरपोर्ट के सामने जिस वक्त होम मिनिस्टर को आना था अगले दिन, पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि वो आने वाले हैं, कुछ देर में आने वाले हैं, लेकिन वो डिले होता गया उनका आना. वो इसलिए डिले होता गया क्योंकि लोगों की जो नाराजगी थी वो सामने आ रही थी. एयरपोर्ट के सामने गाड़ियां जलाई जा रही थी. फिर उसके बाद होम मिनिस्टर का वहां पे दौरा होता है, तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं. आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वादे किए उनमें से लगभग मैं अगर कहूं कि एक भी वादा जो है पूरा नहीं हो पाया. दोनों ही समुदाय के लोग गृह मंत्री से नाराज होते हैं. उसके बाद जो मैतेई समुदाय के लोग हैं तब थोड़े और नाराज होते हैं जब 2 कुकी महिलाओं का जो वीडियो वायरल होता है. उसके बाद जब प्रधानमंत्री कुछ सेकंड्स के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो वो दूसरे सिर्फ एक ही समुदाय के लिए बात करते हैं और जो मैतेई समुदाय है उनको ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने हमें अकेला छोड़ दिया है. अभी जो है मणिपुर की अभी की जो मैं बात करूं तो जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो मणिपुर पुलिस पे हैं, वो सेंट्रल फोर्सेस पे भरोसा नहीं करते हैं. प्रधानमंत्री ने अभी तक जो तमाम जगह हम देखते हैं डबल इंजन की सरकार की बात होती है, मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोला है. गृह मंत्री ने तमाम कोशिश कर ली है, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने उसका फॉलो अप किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन में एक बार फिर से मणिपुर आऊंगा. अब मुझे लगता है कि शायद अगर पीएम कुछ बोलें वहाँ के लोगों के लिए, चाहे संदेश दें, चाहे मणिपुर का दौरा करें, तो ही सॉल्यूशन नजर आएगा. क्योंकि आज भी इम्फाल में अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, लोग सड़कों पे हैं और वहाँ पे अगर कर्फ्यू भी लग जाता है तो भी लोग सड़कों पे होते हैं और अपना काम जो है, जो अपनी मांग है वो रखते रहते हैं. ये है अभी मणिपुर की जो हालात. मिस्टर बबलू, मुझे यहाँ पर सरकार के रोल के बारे में आप बताइए. हम यहाँ सुनते हैं बाकी मणिपुर के अलावा जो मेन लैंड है यहाँ, कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने तो रूस और यूक्रेन के बीच की वॉर रुकवा दी. जब वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से जब उनको आना था हिंदुस्तान वापस, चलिए ये तो हो सकता है एक एग्जैजरेशन हो, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुपर प्राइम मिनिस्टर बताया जाता है और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि भाई दोनों जगह पर देखिए भाजपा की सरकार है, चाहे मणिपुर हो या यहाँ हो, इसको डबल इंजन भी कहते हैं बीजेपी वाले. ऐसे में 150 दिन, 147-47 दिन से लगातार ये हालात बने हुए हैं. सरकार कहाँ है? मणिपुर की सरकार, भारत की सरकार? हाँ बिल्कुल, ये डबल इंजन सरकार जो है, एक इंजन तो कुकी की साइड में है, दूसरी इंजन मैतेई के साइड में है, और दोनों में ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप किसी कुकी को पूछे तो मणिपुरी का जो फाइटिंग फोर्स है, जो यूथ है, कहाँ से हथियार मिल रहा है, कहाँ से बंदूक मिल रहा है, वो लोग बोलेगा मणिपुर पुलिस से. ये कुकी लोग 5 मंथ कहाँ से हथियार लेके लड़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग बोलेगा आसाम राइफल से. तो आपका जो डबल इंजन जो है अलग अलग साइड में है और दोनों मिलजुल के ये कॉन्फ्लिक्ट को परपिचुएट कर रहे हैं.
नहीं होने से तो मणिपुर में तो कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं है कि बुलेट उसमें मैन्युफैक्चर किया जाए। कहाँ से बुलेट मिल रहे हैं? 5 months कंटिन्यूअसली कैसा फाइट किया जाएगा ये वॉलंटियर्स लोग? कि कोई चाकू लेके तो फाइट नहीं कर रहे ना, बंदूक लेके फाइट कर रहे हैं। और बंदूक के लिए आप गोली चाहिए, गोली कहाँ से आ रहे हैं? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलजुल के इसको कंट्रोल करने का, रोकने का कोशिश करे तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलता है 2 दिन का काम है। अगर अभी तक 5 महीने तक चलते आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें सरकार का बड़ा लंबा हाथ है। बिना सरकार के हाथ से ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा सस्टेन किया जाएगा? लेकिन इसमें फ़ायदा किसका है? क्योंकि सरकार तो ये चाहेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा लगता है कि उनके नियंत्रण, उनके जो कंट्रोल है उससे बाहर है। सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि ये वायलेंस ख़त्म हो जाए? वही सबके सामने यही सवाल है। सरकार क्यों नहीं चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए? और वो चाहता है तो उसके पास क्या नहीं है जो जाके चाइना का पीएलए को हिमालय के ऊपर ब्लडी नोज देने वाला सरकार, जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला ये भाजपा वाला सरकार, मणिपुर में जो यंग पीपल लोग थोड़ा झगड़ा होने में उसमें कह रहे थे कि उसका कोई हाथ नहीं है और उसको कुछ उपाय नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते। इंडिया का फौजी इतना कमजोर नहीं है कि इसका एक फ्लैग मार्च करके उसको कंट्रोल किया जाए, और जहां फ्लो ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। चलो 1 हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है, 1 month हो सकता है, मगर 5 month ऐसा लगातार चलेगा तो हर सरकार आइदर इट इज टोटली इग्नोरिंग इट और एक्टिवली सपोर्टिंग इट। यही सवाल है। ये नहीं हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ भी हेल्पलेस है। तब तो ये अच्छी तरह से डिक्लेयर करना चाहिए। अभी तक देखो पार्लियामेंट में तो मतलब अपना होम मिनिस्टर बोला है चीफ मिनिस्टर के साथ पूरा कोऑपरेशन है। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक में असम राइफल सपोर्ट कर रहे हैं, एक में पुलिस सपोर्ट कर रहे हैं, और ये युद्ध चल रहा है 5 months, और ऊपर में तो कोऑपरेशन चल रहा है। ये कोऑपरेशन कौन सी कोऑपरेशन है? मतलब उसका मतलब क्या है? ये सब थोड़ा आप लोग जर्नलिस्ट वालों भी पूछना पड़ेगा कि नेचर ऑफ दैट कोऑपरेशन क्या है और क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि माहौल गंभीर होते जा रहे हैं हर दिन। बहुत मुश्किल आपने सवाल उठा दिए हैं। मैंने आपसे जवाब मांगा और आपने और ज़्यादा सवाल हमारे सामने रख दिए हैं, सरकार के लिए, पत्रकारों के लिए, और जिसे हम कहते हैं मुख्य धारा मेनलैंड इंडिया। आखिरकार ये 150 दिनों के बाद लगातार हिंसा का कुचक्र जारी है। एक पुरानी संसद से नई संसद आ गई है, लेकिन जो लोकतंत्र के हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर बबलू, और साथ ही याकूत आपका भी शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।